अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बज़ाहिर चीज़ें ज़रा सी संभल गई हैं, बज़ाहिर चीज़ें जो हैं आसान हो गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये नरेंद्र मोदी और इसके हामी जो हैं ये चाणक्य के मानने वाले हैं। और चाणक्य के मानने वाले जो हैं वो झूठ पे, फ़रेब पे, धोखाधड़ी पे और दगाबाजी पे इनको ना सिर्फ यकीन होता है बल्कि अबूर भी होता है। ये झूठे भी लोग होते हैं, मक्कार भी हैं और अय्यार भी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एक आपको मैं बात बता दूं, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक फैसला कुन मार्का होना है। और वो आम 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन का नहीं होगा, ये प्रॉपर फैसला कुन मार्का होगा। और इसमें दो बातें आप ज़रा समझ लें इससे पहले कि मैं अपने एनालिस्ट वगैरह से आपको मैं सुनवाऊँ या आपको बात करवाऊँ। पाकिस्तान का टोटल जो एरिया है, जो आप समझें कि 3800 किलोमीटर्स हमारा एक हॉट एरिया है, यानी ये वो है डिस्टर्ब्ड एरिया है। ये हमारा आप समझें ऐसा बॉर्डर है कि जो 3800 किलोमीटर का जो एक्टिव बॉर्डर है। और पूरी दुनिया में दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसका एक्टिव बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के एक्टिव बॉर्डर जितना बड़ा हो। इसलिए हमें उसी हिसाब से अफवाज की ज़रूरत होती है, चाहे वो बर्री फ़ौज हो, चाहे फ़िज़ाई फ़ौज हो, चाहे वो बैरिया हो, और चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे सिविल डिफेंस इक्विपमेंट हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना ज़रूरत है। तो उसका जवाब यह है कि हम तो हमेशा से 1947 से आज तक हम अपने एक डिफेंसिव बोर्ड में रहे हैं कि ये हमने डिग इन किया हुआ है, 1 इंच हमने किसी को इंशाल्लाह आगे नहीं आने देना। लेकिन हिंदुस्तान जो है उसका हमेशा से एक ऑफेंसिव मोड रहा है, और ऑफेंसिव वाले जो होते हैं फिर उनको कम से कम 4 टाइम्स बड़ा होना पड़ता है। तो इन दिस केस हिंदुस्तान हमसे 6 गुना बड़ा है, यानी अफवाज की स्ट्रेंथ में आप ले लें, इक्विपमेंट के हिसाब से ले लें, सब कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लिमिटेड वसाइल में, लिमिटेड बजट्स में इंतहाई कमाल के सोच रखकर ऐसा दिफा करना होता है जो क्वालिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव दिफा नहीं पाकिस्तान कर सकता, ना करना चाहता है, क्वालिटेटिव दिफा हो। इसीलिए जब कोई लोग कंपेयर करते हैं कि नेवी का साइज़ क्या है, तो वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की नेवी का जो है ऑफेंसिव मोटिव्स है ही नहीं। उन्होंने ऑफेंसिव होना ही नहीं है। उन्होंने अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के साहिलों का दिफा करना है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है उसको कोई 50,000 जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है। उससे डिफेंड करना है अपने मुल्क को, और उस डिफेंस में उसने अटैक करना है, और उसको क्वालिटेटिव होना है, और उसकी ट्रेनिंग और उसके मॉड्यूल जो हैं वो उस तरह से होने हैं। बड़ी फ़ौज का सबसे बड़ा कमाल ये है, आप ये देखें कि इस जंग में जो पिछले 4 दिन हुई, आम आदमी को शायद ये नहीं पता कि हमने LOC के ऊपर तकरीबन 31 हिंदुस्तान के मोर्चों को तबाह कर दिया। बल्कि मेरी एक सीनियर फौजी अफसर से बात हो रही थी जो वहाँ पे पोस्टेड है, तो मैंने कहा यार यहाँ पे कितने मोर्चे तबाह हुए। उन्होंने कहा ऐसा करो, टीम लेके आओ, फोरेंसिक करो, पता चले तुम्हें कि मोर्चे थे भी वहाँ पे कि नहीं थे। इतनी बुरी तरह मारा है पाकिस्तान में। ऑफेंसिव इंडिया कर रहा है। इंडिया ने 8 लाख की फौज फोर्सेस रखी हुई है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, और अगर 1 इंच वो आगे नहीं आ सका वहाँ पे, पाकिस्तान की तो कुल फौज 5.25 लाख है टोटल, यानी मिला के, फिर रिजर्व मिला लें तो शायद ज़्यादा हो जाए, और फिर पैरामिलिट्री मिला के, लेकिन 5.25 लाख है। तो वहाँ पे तो थोड़े से ही लोग थे ना कश्मीर के ऊपर, LOC के ऊपर। 1 इंच वो आगे नहीं आ सके, अपनी चौकियाँ तबाह करा ली। तो ये हमारे डिफेंस की एबिलिटी है। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है जो अपने लोगों को वॉर गेमिंग करवा रहा है, बार बार करवा रहा है। वो एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। कभी उनका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आगे कुछ कह देता है, कभी CDS कुछ कह देता है, और फिर मोदी तो कह ही रहा है सब कुछ, और वो तो रोटी और गोली को भी इक्वेट करना शुरू हो गया। तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान क्या कर सकता है, और अफवाज पाकिस्तान, बरी फ़ौज, बैरिया और फ़िज़ाई फ़ौज जो है हमारी फ़ौज, वो किस तरह से उसके लिए तैयार है, उनसे नबरदाज़मा होगी, ये डिस्कस करने के लिए मेरा आज का पैनल बड़ा हेवी है। एयर वाइस मार्शल लतीफ़ सिद्दीकी हैं मेरे साथ, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ हैं, अगेन दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। और रेयर एडमिरल फैसल शाह हैं, ये भी मेरे साथ हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, मैं बताऊं कि मैंने काफ़ी फॉलो किया, और LOC पे जो पाकिस्तान आर्मी ने किया
वो तो अब वॉर स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इन्होंने जिस तरह से डिफेंड किया है और बड़े थोड़े नंबर्स के अंदर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है वहाँ पे तो हिंदुस्तानी मोर्चों को और उनके कैंप्स को, तो ये इसका हमने ज़्यादा जिक्र क्यों नहीं अभी तक किया? नहीं, मुबशर बहुत जिक्र किया है। अगर आपने देखा 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर इनके पूरे उड़ा दिए हैं। उसके बाद फ्रंट के इनके सारे मोर्चे उड़ाने का आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं ना, जब दुश्मन अपने वाइट फ्लैग रेज करता है इसका मतलब है कि हमारी बहुत तबाही हो गई है, हमारे साथी बहुत शहीद हो गए हैं, हमारे इक्विपमेंट बहुत तबाह हो गया, खुदा के लिए हम जो 2-3 रह गए हैं हमारी जान बख्शी कर दें। दैट इज द पर्पज। और इसके साथ जिस मुनज़्ज़म तरीके से उड़ाई इनकी पोस्टें और हमने जो इनके मोर्चे ब्लास्ट होते हुए दिखाए, क्या इंडिया ने एक मोर्चा भी दिखाया? दिस स्पीक्स कि हमारी कितनी तैयारी। नहीं, हमने तो उनके वाइट झंडे देखे हैं कि प्लीज फायरिंग रोक दो, हमने लाशें उठानी है। बस बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ये भी पढ़ाया जाएगा और साथ ये भी पढ़ाया जाएगा कि कैसे दुश्मन के 6 जहाज कितने कम मिनट में गिराए जाते हैं। बाय द वे 7 जहाज हो गए, वो मिराज 2000 भी एक गिरा। एक और उसके बाद उसको वो लेके कहते छुपा के बिल्लियों की तरह छुप जाते हैं, जिस तरह के एम आलम के 5 जहाजों की दुनिया की एयर अकेडमी पढ़ाए जाते थे। अब ये भी दिखाया जाए, पढ़ाया जाएगा कि 4 राफेल्स और 3 राफेल और 4 बाकी जहाज कैसे गिराए गए, इसमें क्या हिकमत अमली थी, क्यों इंडियन पायलट डर के भाग गए। डू यू नो मुबशर, ये एयर मार्शल मौजूद है, इनको 42 इनके पास स्क्वाड्रन होने चाहिए, इनके पास सिर्फ 31 है। 2015 में 496, उनमें से भी 3 स्क्वाड्रन तो बेकार है ना, जो मैग 21 के हैं उनको तो काउंट ही नहीं करते ना। उसको तो मैं अपने सेस्ना से गिरा सकता हूँ। उसके बाद आप 596 2021 में शॉर्टेज है। ये डर के नहीं आते हैं, पाकिस्तानी फोर्स से डरते हैं। ये दे आर स्केयर्ड, दे आर नॉट कमिंग टू बी ये इंडियन एयर फोर्स के अंदर। इसके और ये जो विक्रांत है जिसपे ये बड़ा नाश करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट, ये सिर्फ मिग कैन टेक, मिग तो है ही रिडंडेंट, इसका पर्पज ही कोई नहीं है। और जिस तरीके से निकला और फिर एंटी मिसाइल शिप लॉन्च हुआ, ये भाग के वापस चले गए। सो इट वाज सो कोऑर्डिनेटेड। और सबसे बड़ा इंडिया का ड्रॉबैक था ना, ये था इनकी गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री में देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन। 2 दिन ऑपरेशन से पहले नॉर्दर्न कमांडर जो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के, उसको सैक कर दिया। लड़ाई से 2 दिन पहले उन्होंने डिप्टी चीफ को सैक कर, जिसने कहा हमारे राफेल्स, हमारे पायलट दे नॉट फिट टू फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट, उसको सैक कर दिया। एक इंटेलिजेंस के डीजी को कर दिया। ये फर्क है हमारे में। और सेकंड मेन इंपॉर्टेंट जो भी मशीन की तो बात है, एक हमारे पास जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, उसके बाद एक्सरसाइजेस, इंटरैक्शन 3 आर्म्स का, उसके बाद जज्बा ईमानी एंड लास्ट से शहादत। ये फोर्स मल्टीप्लायर है। इट इज इक्वल टू 1:10। दिस इज द मेन डिफरेंस विच वी हैव विद इंडियन ओपनली कहते हैं 2019 में हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर सकते। उनके जर्नलिस्ट कह रहे थे कि इनको मुसलमानों को शहादत को शौक है, हमें मौत से डर लगता है, हम जिंदा रहना चाहते हैं। हाउ कैन वी फाइट विद देम? दिस इज अ मेन डिफरेंस और ये हमारे टुकड़े दिखा दिए गए। Air Marshal साहब, वेलकम टू खरा सच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले वो वॉर की बात कर लेते हैं भाई। मैंने आज भी इंडियन मीडिया देख रहा था, वो शिवानी सिंह को ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे राफेल की पायलट, अब पाकिस्तान ने उसको रखा हुआ है वहाँ पे। DGISPR मान नहीं रहे। एयरफोर्स वालों से मैंने पूछा, वो भी मान नहीं रहे। लेकिन आपको मैंने कहना, अगर वाकई शिवानगी है तो बताएं। मैं तो स्टूडियो में जितने लोग हैं सारे उसको सिंदूर डालना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज कोई हेल्प करें। ये तो तड़प रहे हैं बेचारे लड़के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर, बहुत शुक्रिया मदू करने का। आपकी तवसत से अपना ब्रिगेडियर हारिस को, एडमिरल फैसल और नाज़रीन को बहुत सलाम। कोई ऐसी खबर नहीं है, ना कोई ऐसा है। वो अभिनंदन को हमने 2019 में उनको हमने अपना मेहमान रखा, कुछ दिन को चाय वगैरह पिलाई, वो सब लोगों को पता है। एक्चुअली हम आपको पता ही है कि हमारी मीडिया ने कोई गलत बयानी की ही नहीं है। जो चीज सच्ची है वही आप शेयर की, अपने आवाम से भी और दुनिया से भी। और आज आप देख रहे हैं, अपना बड़ी हैरानगी से आप देख रहे होंगे कि अब उनके अपने लोग अपना इंटरव्यूज के दौरान ये एडमिट कर रहे हैं कि जी इतने जहाज गिरे हैं। वो 6+1 की बात नहीं कर रहे, वो 5 की बात कर रहे हैं, लेकिन कल तक वो 6-7 पे भी आ जाएंगे। तो ये 7 का तो मुझे पता है, ये मार्शल 7 की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको।
जी जी जी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वो 3 रफेल हैं, Su-30 है, MiG-29 है, मिराज 2000 और एक उनका इजरायली अपना मीडियम हेरॉन ऑल्टीट्यूड है, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, हेरॉन। हेरॉन के नाम जी। से। तो ये चीजें तो सब हमने 7 तारीख को हमने जिस वक्त ये वेरीफाई हो गए थे कि ये अपना 5 जहाज जो हैं ग्राउंड अपना डिजिटली वेरीफाई हो गए थे। बहुत डिजिटल जो हमारा इकोसिस्टम है ग्राउंड का, एयर का, स्पेस का, उसने कंफर्म कर दिया था कि ये सारे के सारे गिर गए। फिर हमें ग्राउंड से भी जब कंफर्मेशन आई है तो फिर ये न्यूज जो है ये खबर फिर चला दी गई है। छठे जहाज का मिराज 2000 का डिजिटली तो अप्रूव हो गया था, लेकिन क्योंकि ये जहाज गिरा था कोई अपना 10 से 12 किलोमीटर या मील थे साउथ ईस्ट अपना श्रीनगर से, तो ये बेसिकली पंपोर का इलाका है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पुलवामा का आपको पता है वहां पे फौजी छावनी भी है, फौजी बहुत ज्यादा वहां पे उनकी डिप्लॉयमेंट है। तो हमारे जो ग्राउंड के एसेट्स है उनको कुछ टाइम लग रहा था इसको वेरीफाई करने में, इसलिए वजह से ये थोड़ा सा लेट इसकी अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन जब तक 100% वेरीफाई नहीं हुआ इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो आज और अब क्या कहते हैं, हमें वेरीफाई क्या करना चाहिए? वैसे आप लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं एयर मार्शल के, अब फ्रांस जो है ना वो खुद इंडिया से जंग करेगा, मिराज भी उड़ा दी है, राफेल भी उड़ा दिया, फ्रांस का बनता है जंग करना उनसे। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये एक्चुअली अपना मुबशर ये अपना कई प्रोग्रामों में ये बात हुई है। इवन आपने सुना होगा कि वो कोई फ्रेंच स्पोक्स पर्सन भी आया, मुझे नहीं समझ में आई कि वो एयरफोर्स का था, उनके दासो एविएशन का था, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे साफ जाहिर था कि वो अंडर प्रेशर है कि कोई सही बात कर ना सके। लेकिन ये मैं बताता चलूं, जब भी इस किस्म की वेपन सिस्टम्स किसी भी मुल्क के पास जाते हैं, दासो एविएशन हो, जनरल डायनामिक्स हो, तो उनके टेक रैप्स को डिप्लॉय किया जाता है उनके बेसिस के ऊपर। ये फ्रेंच टेक रैप्स अंबाला में भी और दूसरे बेस में भी वहां पे मौजूद होंगे। उनका काम एक ही है, वो इसको सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, पूरा डेटा सिस्टम में डालते हैं जो कि वापस जाते हैं। मेरे पास उनकी इजेक्शन सीट्स की डिटेल है, जो कंपनी इजेक्शन सीट्स बनाती है उनकी मुझे पूरी, वो कहते हैं 3 राफेल उनके गिरे। तो अब नाउ आई मीन अगर इजेक्ट हो गए हैं तो फिर ऑब्वियसली वो हवा में बतख ही बन के उड़ गए ना, तो आई मीन देयर इज नथिंग एल्स टू लेफ्ट टू देम। बट आते हैं रेयर एडमिरल फैसल शाह को भी मैं ज्वाइन करा लूँ अपना। एडमिरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप पहली बार हमारे शो में आ रहे हैं। मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि जिस दिन खबर आ रही थी, मैंने शाहज़ेब खानज़ादा के या मेहर बुखारी इन दोनों का मैं शो देख रहा था आगे पीछे फ्लिप कर करके, उसके नीचे न्यूज़ आना शुरू हो गई कि इंडियन नेवी मूव कर रही है पाकिस्तान की तरफ। तो मैंने नेवी में मेरे 1-2 जो दोस्त हैं उनको मैंने फ़ोन किया, मिड लेवल पे हैं, तो उनका मैंने कहा भाई हौसला है, तैयार हो कि अपना क्या होगा। उन्होंने कहा मुबशर भाई खुदा की कसम ये आ जाएगा, वापस नहीं जाएगा, ये डुबोएंगे इसको हम यहाँ पे। मैंने कहा अगर ना डूबा, कहता है फिर आप अनाउंस कर दें, मैं खुदकुशी करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमने इनको डुबोना है, इनको छोड़ना नहीं है। तो नेवी का ये जज्बा और ये प्रिपेयर्डनेस जो है ये हर एक को नहीं पता। फैसल साहब उसके मतलब बताएं, व्हाई इज द नेवी सो कॉन्फिडेंट? जी मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में। और अगर आप मेहर बुखारी साहिबा का और शाहज़ेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम देख रहे थे तो आपने शायद देखा होगा कि उसी प्रोग्राम के में मैंने फिर ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि वो क्यों नहीं 1 इंच भी आगे बढ़ेंगे जी। और वो नहीं बढ़े 1 इंच भी आगे, वो वापस चले गए। और अब जो ये गीदड़ भपकियाँ ये दे रहे हैं, देखिए ये हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, चीज़ें कैलकुलेशंस पे होती हैं, लॉजिक्स पे होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पे होती हैं, जो कि सारी दुनिया को नज़र आ रही होती हैं। हम कोई 17वीं 18वीं के बाशिंदे नहीं हैं जिसमें 2 मुल्कों के बीच में जो कुछ हो रहा हो तीसरे को पता ना चल रहा हो। अब ये जो कह रहे हैं कि जी हम कराची पे अटैक कर सकते हैं या हम बहरी रास्ते से पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, तो भाई आप उस वक्त भी तो कर सकते थे जिस वक्त आपकी पिटाई हो रही थी फ़ज़ा में और ज़मीन पे, और उस वक्त तो ये करना ज़्यादा ज़रूरी बनता था, क्योंकि आपको उस हजीमत और खिफ़त का कोई मदावा करना था, आपने उस शर्मिंदगी से बाहर निकलना था। तो आप अगर इतने कॉन्फिडेंट थे कि आप पाकिस्तान पे बहरी रास्ते से अटैक कर सकते हैं, तो वो सही टाइम था जिस वक्त आपको ये करना चाहिए था। आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो विक्रांत जो है वो बकायदा विधवा हो जाता। विक्रांत फिर सिंदूर से विधवा होना था उसने। जी वो विक्रांत
विक्रांत की भी बिल्कुल बात है, और उनको शायद इस चीज का जरूर इदराक होगा कि समंदर पे जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है वो फौरन ही एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि समुद्री रास्ते से दोनों मुल्कों की 90% से ज्यादा ट्रेड जा रही है। अब वो फुल और दोनों जब एक दूसरे की ट्रेड, जी वो फुल ब्लोन वॉर है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी और वो फिर फैलते फैलते रीजन में चली जाएगी। लेकिन रीजन फैसल साहब मुझे एक बात बताएं, मुल्क हैं वो उससे इफेक्ट हो मैंने जाएंगे। इतनी बारी उस जाहिल आदमी का क्लिप सुना है, वो गौरव आर्या का, ये हारिस नवाज बैठे यहाँ पे, मैं आपको पता है मैंने उसको एक दिन मैसेज भेजा, वो नक्शे दिखा रहा था कि इधर से ये डिप मूव होगी, इधर से ये कोर मूव है, इधर से मैंने उसको कहा यार तू 4 साल फौज में रहा है, तो मुझे एक कंपनी मूव करना दिखा दे कि वो कैसे मूव होती है, मैं टिंट करा लूंगा टीवी पे बैठ के। अरे तेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तू एक कंपनी को मूव करा ले। अब उस आदमी ने कहा कि जी विक्रांत को तो भेजो 12, 15, 20 ब्राह्मोस या ठोक दो फोंक दो कराची को। ये आपको याद होगा, उसका बड़ा फेमस डायलॉग है। मैंने जो पता किया, जी जी जी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, विक्रांत पे ब्राह्मोस है ही नहीं, एंड विक्रांत डजंट हैव द एबिलिटी टू फायर। जी विक्रांत तो विक्रांत तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर तो 10-12 MiG-29 के जहाज हैं जो कि इस काबिल नहीं हैं कि वो अपना काम कर सकें। यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी असल वैल्यू उसके ऊपर जो जहाज होते हैं, हवाई जहाज, उनकी होती है। और वो क्या करता है कि वो उन जहाज़ों को एक मुख्तलिफ जगह पे ले जाता है जहां से उनको उड़ाता है, और वो फिर एक इलाके में एयर सुपीरियरिटी कायम करते हैं जहां उनकी नेवी बिला खौफ व ख़तर काम कर सके। तो वो जो 10-12 जहाज़ हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट या पाकिस्तान नेवी के अगेंस्ट कायम कर सके। पाकिस्तान नेवी के पास भी तो मैरीटाइम स्क्वाड्रन है, उनमें JF-17 ही है। पाकिस्तान नेवी के भी मैरीटाइम स्क्वाड्रन आ गए हैं, JF-17 थंडर है, PL-15 लगा हुआ है उसमें। जी PF के डेडिकेटेड स्क्वाड्रन्स हैं जो पाकिस्तान नेवी के साथ हैं और वो पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके काम करते हैं। अच्छा, अब जहां तक ये कराची की बात हो रही थी ना कि जी कराची पे ये ठोक दो वो ठोक दो, उनको ये नहीं पता कि कराची के बिल्कुल बाजू में कराची से 4-5 गुना बड़ा उनका अपना कांडला पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो पाकिस्तान नेवी के मिसाइलों की रेंज में। तो भाई तुम अगर एक कराची को मारोगे उधर 5 गुना नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। वहां पे ऑफशोर इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पे पोर्ट हार्बर हैं, वहां पे ऑयल रिफाइनरीज हैं, वहां पे ऑयल रिग्स हैं। आप कैसे उसको बचाएंगे हमसे? हम तो कराची के अंदर खड़े होकर मिसाइल मारें तो वहां पे लग जाएगा और वो सारा तबाह हो जाएगा। बाहर आने की भी जरूरत नहीं है हमें, इतनी हमारी कैपेबिलिटी है। तो ये सब चीजें उनको पता थी तो उन्होंने नहीं किया, और अभी भी ये चीजें कांस्टेंट हैं। तो अगर कल भी वो पाकिस्तान पे बहरी रास्ते से हमला करने का सोचेंगे तो ये सब चीजों को बेसिकली वो फैक्टर इन करेंगे कि यार इन चीजों का क्या बनेगा अगर हमने कर दिया, तो फिर इसके बाद हम कैसे इस चीज को संभालेंगे। तो मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं कि ये इनकी गीदड़ भपकियां हैं और ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। मैं वैसे बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ, मेरी एडमिरल संदीला साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा तू की कर रहे हैं, मैं कहा रोटी खाती सोन की तैयारी कर रहे हैं। उनका सो जा आराम नाल, फौज रखवाली कर रही है इस मुल्क की। सो आई मीन you know that was a very very reassuring thing। ब्रिगेडियर हारिस, मैं आपको बताऊं कसम से जी, पूरी पाकिस्तान कौम में इतना कॉन्फिडेंस था कि हमारी अफवाज हमारा दिफा कर रही है, हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। They were so confident, यकीन करें जब फतेह 1 फतेह 2 फायर हो रहा था, पीछे नौजवान बैठे तालियां बजा रहे थे। They were so इतनी ये कौम हमारी ऐसी है कि ये जब खड़ी इकट्ठी हो जाती है एज ए नेशन, तो लड़ाई तो यू फाइट एज ए नेशन, कोई फौज तो लड़ती नहीं है, वो हमने करके दिखा दिया। मैं जो गोलीबारी की जो आप बात कर रहे थे, ये कोस्टल यूनिट में 3 साल रहा हुआ है। ये जो फौज में डाक तकसीम नहीं होते, ये वो करता था, डाकिया का बच्चा ये बातें ऐसी करता है जैसे ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है, इसको शर्म भी नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। तो सेकेंड है, देखिए पाकिस्तान ने अभी तो सिर्फ फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल फायर किए थे, दैट्स ऑल, जो 120 से लेके 700 किलोमीटर तक जाता है। इसके बाद इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर, हमारे पास 4500 किलोमीटर तक के मिसाइल रेंज है। मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी मॉडर्न तरीन है। इंडिया को पता है, मुझे समझ नहीं आता ये जो नरेंद्र मोदी और 4 का जो अखंड भारत का इनका टोला जो है, दे डोंट रियलाइज कि ये इनका कितना बड़ा नुकसान होगा। यू नो कॉन्टिजेंसी सेक्टर में इनका इतना बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस होगा, दे कांट इमेजिन। अभी तो हमने आपको ट्रेलर 10% नहीं किया आपके साथ,
और आप 8-10 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर हो गए। और प्रॉब्लम इस वक्त इसकी ये है कि 5 घंटे 5 आप घंटे इसको 5-6 घंटे में आप बताएं कि इसको वहां पर ऑपोजिशन, इनकी अपनी पार्टी शिवसेना, सुब्रमण्यम ने कह दिया 5 जहाज के लिए, इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कह दिया, एयर चीफ ने बात कर ली। अभी इनके पास क्या रह गया? दे कैन ओनली गिव यही कि अपने आप को होप के जी हम करेंगे, संदूर ऑपरेशन चलेगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यू हैव नो कैपेबिलिटी। यस, आई थिंक जो मेरी अपनी असेसमेंट है 3 से 6 महीने में ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा। ये चाहे इजराइल से कुछ और ले, चाहे अमेरिकन से सपोर्ट ले, ही विल डू समथिंग, बट दे डोंट नो कि हमने उससे ज्यादा तैयारी जब तक कर ली होगी। वी नो, हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी कि व्हाट आर यू डूइंग। हमारे पास और भी कि नए एयरक्राफ्ट की भी हमें आई एम श्योर कि एयरफोर्स को पता होगा। वी शुड नॉट टेल देम व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम चाइना। ये जो आपके करंट एयर चीफ है ना, इन्होंने इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया है ब्रिगेडियर हारिस इस एयरफोर्स को, इट इज बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन। ये आप इंडिया तो दूर की बात है, हम इजराइल को भड़का सकते हैं बड़े आराम से। तो ये देखें, पाकिस्तान बारहाक है। आई एम गुड के दोनों एयर मार्शल और एडमिरल है। हमारी सारी तैयारी इंडिया स्पेसिफिक है, हमारी तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स इंडिया स्पेसिफिक। हमने बारहाक है, वी हैव नथिंग टू डू विद इजराइल, वी हैव नथिंग टू डू विद एनीबॉडी एल्स। हमें अपनी सर्वाइवल के लिए, मिनिमम डिटरेंस के लिए, हमने ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस के लिए हमने न्यूक्लियर एसेट्स एक्वायर किए हैं। एंड ना, अगर आज ना होते तो आप सोचते हैं कि क्या हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। अब इसकी ये देखें हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही होती। दैट इज वो आज इंडिया दस सोचता है। और अभी आज ज्वाइंट चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ने जो बात की है कि देखें 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और वो एक तरफ बड़ा एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, दूसरी तरफ एक वॉर मॉन्गरर है। दिस इज द टाइम वर्ल्ड मस्ट इंटरवीन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर कश्मीर। इट हैज बीन नाउ इंटरनेशनलाइज्ड। फाइंड अ सॉल्यूशन ताकि इस रीजन को भी सिक्योरिटी हो और इसके फॉलोअर दुनिया में भी ना जा सके। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस वक्त ये बातें करना इज मोर इजी। आप जब बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की करते हैं, आप बात ब्रुसेल में टेररिज्म प्रॉक्सीज की करते हैं, आप अफगानिस्तान से टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब तो इंडिया ने गेट खोल दिया ना। अगर आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे आके पाकिस्तान की एलओसी और इंटरनेशनल एयर को क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स now we can also go and hit your training targets in India। और हम इसी ब्रिगेडियर हारिस, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 2 लोगों के नाम ले रहा हूं, करण थापर और परवीन सुवानी। ये बड़े सेंसिबल जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों से मेरी बात हुई है, जाती बात हुई है, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। उनका ये ख्याल है कि 2 और जम्मू के अंदर ऐसे ऑपरेशंस होने हैं एंड बाय सितंबर अक्टूबर मोदी विल कम बैक ऑन पाकिस्तान। ये उनकी असेसमेंट है। तो यही ये ऑपरेशन खुद करेगा। ये प्रॉब्लम ये कि नाउ पाक ये जो हमारी टीम जा रही है ना, दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे मस्ट बी वेरी क्लियर इन द माइंड व्हाट दे हैव टू टेल द वर्ल्ड। 2 न्यूक्लियर पावर्स, कश्मीर इशू, देन इज इन इंडस वाटर ट्रीटी, इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान से व्हाट आर दे आर डूइंग इट, और सेकंड इंडिया का फॉल्स फ्लैग। वी आर अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। मैंने ये बताने की जरूरत है। 1 लाख हमारे फौजी और सिविलियन शहीद हुए हैं, $1.5 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। वी आर द फ्रंट रनर अगेंस्ट स्टॉपिंग फाइटिंग टेररिज्म ग्लोबली। पाकिस्तान सिर्फ, लेकिन ये रोज बलूचिस्तान में कर रहे हैं। मैं आता हूं इस पे अतीब साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने देखा, मुझे दिखाया गया नास्तब, और जो नास्तब की मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखी है और जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड मैंने चीज़ें देखी हैं, ये तो अमेरिका के अलावा सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स है जिसके पास ये सारी फैसिलिटी है अपनी। इंडिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीब नहीं आ सकता अगले 20 साल में। मुबशर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब आपने ये खुद अपना आपने ये बयान किया है कि जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 4 सालों में एयरफोर्स को ट्रांसफॉर्म किया है, ये जो परफॉर्मेंस है ये बेसिकली उसका नतीजा है। और ये सारी जो टेक्नोलॉजीज ली गई हैं, सबसे ज्यादा जरूरी बात समझने की ये है कि जब इन्होंने टेक ओवर किया था अपना 2021 में, तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो सबके सामने थी।
और उसके बावजूद इतने कंस्ट्रेंट्स थे अपना इंडक्शन से रिलेटेड कि उन्होंने ऐसा मॉडल तैयार कर लिया जिसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है ना अब तो। जी, साइबर है, स्पेस है, उसके बाद J10Cs है, JF-17 ब्लॉक 3 है, उसके ऊपर PL-15। तो ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो इंटीग्रेशन का, इंडक्शन की बात कर रहे हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करना, उसको ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी देना, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आप लोगों ने 6-7 को देख ली। ये उसका नतीजा है, वो पिछले चंद सालों में जो के फोकस था इस किस्म की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में। तो ये तो बड़ा इत्मीनान है इस चीज का। और उसके बाद क्या कहते हैं आप, लेकिन हमारे यंगस्टर्स भी बड़े काबिल हैं, मैं देख के आया हूँ, और बड़े जीदार हैं वहाँ पे एयरफोर्स। मैं उसी तरफ आ रहा था कि कमाल का जज्बा है एंड इंटेलिजेंस बड़ी है, जो जज्बा है। और ये यकीन जाने मुबशर, ये हमारे जो पायलट्स हैं ये दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में माने जाते हैं। मैं एक बात बता दूं बिफोर आई टेक अ ब्रेक, और ये आप तो ब्रिगेडियर हारिस के लिए भी और एडमिरल फैसल के लिए भी शायद सरप्राइजिंग हो। इटली ने भी पाकिस्तान को पूछा है, 16 कंट्रीज हैव आस्क्ड सो, बट द बेस्ट थिंग इज कि चाइना ने पाकिस्तान एयरफोर्स को रिक्वेस्ट की है कि J10C पे उनके पायलट्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग करवा दें। चाइनीज हैव मैन्युफैक्चर्ड दिस एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानीज हैव मास्टर्ड द एयरक्राफ्ट। वेरी क्विकली आपसे मुझे 2 मिनट के अंदर एक ही मुझे आंसर चाहिए। मुझे ये यकीन है, मेरी अपनी कैलकुलेशन ही बताती है कि सितंबर या अक्टूबर में हिंदुस्तान दोबारा एक जसारत करेगा पाकिस्तान पे हमला करने की। यू एज एन एक्सपर्ट डिफेंस एनालिस्ट, कैन यू अश्योर मी दैट पाकिस्तान इज सेफ? Inshallah, Pakistan is safe. I must tell to the people of Pakistan, rest assured, अगर इंडिया करता है, we've already worked out a contingency too, which is more severe and will cause 25% more economic and military damage. इंडिया को नहीं पता कि पाकिस्तान के पास जो फोर्स मल्टीप्लायर है ना, हमारी ट्रेनिंग, हमारे ऑफिसर्स का जज्बा, हमारी इंटरैक्शन आपस में 3 आर्म्स की, और उसके बाद जज्बा ईमानी और उसके जज्बा शहादत, इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर। लेट मी टेल यू, और पूरी कौम इस तरह खाद खड़ी हो, और जिस तरीके से अभी ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लड़ाई की है, और इंस्पायरिंग कमांड जो प्राइम मिनिस्टर अपने पुलवामा में अपने इलेक्शन जीतने के लिए 45 सर्विंग सोल्जर मरवा सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जो बिहार इलेक्शन जीतने के लिए 27 टूरिस्ट अपने मुल्क के शहरियों को मरवा सकते हैं, क्या उसी को इंस्पायरिंग कमांड हो सकती है? क्या वो फॉर कमांडर जो अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा हो कि जी हाँ हमारे गिरे हैं लेकिन हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, क्या ऐसे कमांडर्स होते हैं वो इंस्पायर कर सकते हैं? रेस्ट, प्लीज स्लीप सेफ, फील कंफर्टेबल, the armed forces are awake and they will never let go any Pakistani, and they are responsible for safety, security, sovereignty of Pakistan. Thank you, Brigadier Haris Nawaz, for being with us. I'm Rear Admiral Faisal Shah साहब, ये तो अब आएगी जंग, नेवी तक आएगी, क्योंकि इंडिया में वांट अ फुल ब्लोन वॉर। तो हमारे पास एक चीज़ की मुझे कमी नज़र आती है, टेल मी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि बहुत बड़ा अब एरिया जहाँ होवरक्राफ्ट्स पे जंग होनी है। Are we graduating onto that or not? जी, होवरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट कैरियर आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, होवरक्राफ्ट मैं, क्योंकि आपका जो पूरा जो मैंग्रोव का एरिया है वहाँ पे, वो तो सारा होवरक्राफ्ट ही चलेगा। हाँ बिल्कुल, या बिल्कुल सही है, आपकी इंफॉर्मेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। थैंक यू। बिल्कुल, ये जो हमारा सिर क्रीक वाला इलाका है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और जो हम पिछली बात से अपनी कनेक्ट करें तो यहाँ से भी एक थ्रेट है कि वो यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से करने के लिए भी उनको ये पता होगा कि हमारी साइड का जो इलाका है उसमें जाहिर बात है कि हम चप्पे चप्पे पे बैठे हुए हैं और मॉनिटरिंग हम उनकी कर रहे हैं, दिन रात हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, और उनको ये भी पता होगा कि इस एरिया में उन्होंने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। उनकी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे पोस्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारी चौकियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं, बहुत सारे फौजियों को रखा हुआ है, रसदगाहें बनाई हुई हैं, डेपोज बनाए हुए हैं। तो वो सब
जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है और एक बड़े छोटे से इलाके में की हुई है हमारे मुकाबले में। हमारे पास ये जो क्रीक्स है इसका तकरीबन 70% इलाका हमारे पास है, 30% उनके पास है। लोगों को पता नहीं है उसके नीचे एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है ना, जिसको वो कैप्चर करना चाहेंगे। तो आर वी गोइंग टू जी वहां पे हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी है, बिल्कुल जी। एंड द अदर थिंग बिल्कुल, हम तो बिल्कुल उस द अदर थिंग मैं इसके साथ डवटेल कर दूं, जो मैं अब फॉलो करता हूं मॉडर्न नेवीज को, तो अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ना कोई ज़्यादा ये वायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी बहुत बड़े हैं। ये अमेरिका तो चला सकता है, शायद चाइना चला ले, लेकिन आम मुल्क नहीं चला सकता उनको, वो एक बल्कि डुबो के बैठ जाएगा। बट अब स्मॉल फ्रिगेट्स वगैरह जो है, डिस्ट्रॉयर्स, एक्चुअली नॉट फ्रिगेट्स बट डिस्ट्रॉयर्स, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। तो आर वी इन्वेस्टिंग इन दैट एरिया और सम अदर एरिया? मुबशिर साहब, आपको शायद यकीनन आपको पता होगी ये चीज़ कि पाकिस्तान ने अभी पिछले 2-3 सालों में बड़े लेटेस्ट ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म्स लिए हैं, चाइना से भी, तुर्की से भी, रोमानिया से भी। और इस वक्त जो हमारा फ्लीट है वो इस वक्त आप समझें कि एक बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्लीट है जिसमें कोई ऑपरेशनल डिफेक्ट्स नहीं है और पूरा 100% फ्लीट हमारा ऑपरेशनल है। और उस पे जो वेपन सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो उस पे सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सब स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। और इसी वजह से हमारी देखने की सलाहियत समंदर में बहुत दूर तक है। और इसी वजह से ये जो इंडियन फ्लीट पिछले कॉन्फ्लिक्ट में 400 मील से 600 मील तक फिरता रहा है, यानी तकरीबन 700 से 1000 किलोमीटर दूर कराची से ये फिरता रहा है, उसको रास्ता नहीं मिला और हम उसको मॉनिटर कर रहे थे कि ये किधर जा रहा है क्या। जी जीपीएस खराब हो गया था उनका। तो उनको जीपीएस इतना खराब हुआ कि जब ये एक्शन हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में मेन लैंड पे, तो वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जाते थे और कोस्ट के पास छुपा देते थे ताकि उसको लैंड से एयर कवर मिलता रहे और पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी उस पर अटैक ना करें। तो हमारी एम्फीबियन फोर्स जो है, हमारी एम्फीबियन फोर्स जो है वो एट पार है, क्योंकि जितने सालों से मैं देख रहा हूं आप लोग इंटरनेशनल नेवीज के साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, 30-30, 40-40, 45 नेवीज के साथ एक साथ। और ऐसा भी हुआ है कि कई बारी पाकिस्तानी कमांडर्स ने पूरी 42 नेवीज को कमांड किया है उन एक्सरसाइजेस में, उन ऑपरेशंस में। जी बिल्कुल। तो हमारा एक्चुअली ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस तो बहुत बेहतर होनी चाहिए उनसे, इस लिहाज से। हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस तो देखें ये हाल है कि सबमरीन को पकड़ना किसी मुल्क की सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक कोवर्ट प्लेटफॉर्म है, छुपा हुआ प्लेटफॉर्म है, वो तो कभी नजर। और आप 4 दफा 5 दफा उनकी सबमरीन पकड़ के उनके हवाले कर चुके हैं कि इसको ले जाओ किसी अच्छे काम पे लगाओ। वो बेचारे सांस लेने ऊपर आते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यार आप उनको सांस लेने दिया करें, फिर चले जाए, पकड़ लेते हैं। और सबमरीन को अगर एयरक्राफ्ट पकड़ ले तो मुबशिर साहब आपको पता होगा कि ये तो शोर किल होता है, मौत है। सबमरीन के पास फिर कोई रास्ता नहीं है बचने का, मौत है। अच्छा, फिर इनका एक P-8I जो अमेरिकन जहाज है सर्वेलेंस का, वो इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, टेंशन पीरियड के दौरान आया, उसको पाकिस्तान नेवी ने पकड़ा, मॉनिटर किया और वापस जाने पे मजबूर कर दिया। ठीक है। अब ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिकन एकदम भागे आए सीजफायर करवाने के लिए, उनको ये शायद खदशा हो रहा होगा कि अब रूसियों के बाद, इजरायलियों के बाद, फ्रांसीसियों के बाद शायद अमेरिकी टेक्नोलॉजी की ना बारी आ जाएगी। नहीं आएगी, अभी उनकी बारी नहीं आती, फिक्र ना करें, क्योंकि इनके पास टाइम, इनके पास इंडक्ट नहीं कर सकेंगे वेरी क्विकली। एयर मार्शल साहब अगर ये Su-31, Su-35 या इस तरह की एडवांस्ड लेवल एयरक्राफ्ट ले लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन है उनके एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम से, फिर IAF कितनी इफेक्टिव हो सकती है अगले 4 महीने में? अगले 4 महीनों में ये तो मुबशर, ये तो इंडक्शंस जो हैं इस किस्म की, ये बहुत मैं तो अक्टूबर की तैयारी कब कर रहा हूं, मैं तो अक्टूबर की अक्टूबर क्या, वो जब भी लेके आना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि जिस तरह से अभी उनका रफाल लेके आए हैं वो ऑपरेशनलाइज 2022 में किया। ये किसी भी और जहाज के पीछे पड़ते हैं या F-35 लेने की कोशिश करते हैं तो उनको इंडक्ट करने में और ऑपरेशनलाइज करने में उनको कम से कम 5 से 6 साल, कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। तो उनको तो भूल जाए आप, अगले 6 महीने में तो कुछ भी नहीं होने वाला। हालांकि करण थापर साहब और आपने प्रवीण साहब की बात की थी, बड़े अपना मैच्योर हैं, उन्होंने भी, मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ अब
पूरा प्रेशर इस वक्त डाला हुआ है अपना मिलिट्री की तरफ से कि जो अपना इंडियन गवर्नमेंट है वो को बजट रिलीज करें ताकि ये कुछ और ऑर्डर्स प्लेस करें। लेकिन सिर्फ इक्विपमेंट से बात बनती नहीं। आपने प्रोग्राम के शुरू में बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया था कि 10 ऑन स्केल ऑफ 10 शायद हमने 3 या 4 नहीं, 4 नहीं किया हमने 2.5 से 3 किया। 2.5 से 3 के उस पे हमने, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूं। तो मुबशर आई एग्री विद यू। और अभी तो क्या कहते हैं बहुत कुछ ऐसा है जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रिगेडियर हारिस की बात को आगे लेते हुए चले, ये जब चाहें अपना कब आ जाएं, वो चंद महीनों में, सितंबर अक्टूबर में, चंद सालों में। ये याद रखिएगा कि लास्ट टाइम वो आए थे 2019 पे पुलवामा। 6 साल के बाद इन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जिसके बहाने इन्होंने ये सोचा कि शायद वो तैयार हो चुके हुए हैं टू टेक ऑन द पाकिस्तान एयरफोर्स। वो आप लोगों ने देख लिया। 5 घंटे का आपने टाइम बताया, ये तो एयरफोर्स ने तो पहले 1 घंटे के अंदर ही सारा नक्शा बदल दिया। वो जहाज ही नहीं, पीछे वो जो हमारे उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद एडमिट किया कि 2 दिन तक तो वो जहाज ही नहीं उड़ाना चाह रहे थे कि कुछ और कोई और जहाज ना गिर जाए। और ये भी मैं बताता चलूं कि ये जो 6 से 6 जहाज प्लस ड्रोन गिराया है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स और मिलिट्री लीडरशिप ने ये सोचे समझा अपना ये फैसला था कि भाई बस यहाँ ही रुक जाओ अभी। नहीं तो पायलट्स के तो उस वक्त तक आ गया था उनके क्या कहते हैं रेडार्स पे और उनकी मिसाइल सिस्टम्स पे कि जी वो लॉन्च करते तो बहुत सारे और जहाज गिर जाने थे उनके। आप तो ये देखें, ये आप मुझे एक बात मुझे बड़ी क्विकली मुझे ज़रा जल्दी बताएं कि J-35A की इंडक्शन हमारी शुरू हो गई है ऑलमोस्ट अब, क्योंकि पायलट्स हमारे ट्रेंड हैं उसके ऊपर। आई एम टोल्ड मुबशर आपकी मुझे पता, ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब इनकी ट्रेनिंग J-35 / J-31 के ऊपर बिल्कुल हो चुकी हुई है। और अब जो है इंशाल्लाह ये इसकी इंडक्शन भी हमें उम्मीद है कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ उसकी इंडक्शन के ऊपर अपना फोकस कर रहे होंगे और जल्दी इसकी क्या कहते हैं इंडक्शन हो जाएगी। तो जब और ऑपरेशनलाइज भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो एक नई कैपेबिलिटी आ जाएगी स्टेल्थ की, जो कि क्या कहते हैं इसके ये एयर बैटल की डायनामिक्स को और चेंज कर देगा। तो इसके अलावा जिस तरह से आपने कहा कि आपने नेस्टअप का जिक्र किया था, नेस्टअप जो है हमें इंडिजनाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से लेके जा रहा है। आपको शायद मुबशर ये भी पता होगा कि हमारा एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड इंक्यूबेशन सेंटर एविएशन सिटी में पिछले 2 साल से, मैं आपको बड़ी क्विकली चलते चलते एक बात बता दूं, एयर मार्शल आपके लिए शायद ये भी न्यूज़ हो कि इंडिया ने जो रिमेनिंग रफाइल से उनके ऑर्डर्स रोके हैं और फ्रेंच गवर्नमेंट इज इंसिस्टिंग कि तुम्हें लेने होंगे, बिकॉज अपेरेंटली विक्रांत जिसके ऊपर उन्होंने मैरीटाइम स्क्वाड्रन उसमें कन्वर्ट करना था, उसका जो डेक है वो उतना बड़ा नहीं है कि राफेल्स का विंग स्पैन जो है उसको एंटरटेन कर सके। सो दे हैव वेरी सीरियस इश्यूज अप देयर स्लीव्स एंड दे नीड टू डू सम थिंकिंग। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पॉलिटिशियंस अपना कमीशन खाने के लिए वहाँ पे ऑर्डर कर रहे होते हैं इक्विपमेंट, नॉट द मिलिट्री माइंड्स। एंड इसमें उनकी मिलिट्री को ब्लेम करना सही बात नहीं है। The politicians and bureaucracy must take the full responsibility. But Brigadier Haris Nawaz, Air Vice Marshal Ateef Siddiqui and Rear Admiral Faisal Shah, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया के लिए यहाँ पे। इंशाल्लाह हिंदुस्तान से हम हर तरह से नबर्द आज़मा होने के लिए तैयार हैं। हम हर वक्त रेडी रहेंगे और लगता ये है कि उनको तकलीफ़ हो रही है, वो सितंबर अक्टूबर में एक दफ़ा दोबारा कोशिश कर सकते हैं। बट डिटेल्स अगले किसी शो में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।